हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के ज्योग्राफी के सेशंस में। हमने पिछले चैप्टर में एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में देखा और हमने देखा कि एंडोजेनिक फोर्सेस जो है वो मेजरली दो हेड्स में क्लासिफाई किए जा सकते हैं, एक स्लो मोमेंट और दूसरे सडन मोमेंट। और हमने स्लो मोमेंट्स में देखा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोमेंट्स, और हमने सडन मोमेंट्स में अर्थक्वेक और वॉल्केनिज्म के बारे में देखा, जो कि हम आगे के चैप्टर्स में इन डिटेल में बात करेंगे। तो आज के इस चैप्टर में हम एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में बात करेंगे, यानी कि एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में बात करेंगे, जैसे कि विदरिंग, मास मूवमेंट्स वगैरह। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक हार्ड रॉक जो है वो विदरिंग की वजह से किस तरीके से यहाँ पर होल्स आ चुके हैं, लेकिन इस तरीके के चेंजेस आने में भी कई हजारों लाखों साल लग जाते हैं। तो ये सडन मूवमेंट्स के अंडर जो है हम कैटेगराइज इन्हें नहीं कर सकते। तो आइए इन सभी के बारे में आगे पढ़ते हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में। What are exogenic forces? देखिए, the forces which derive their strength from the Earth's exterior. एंडोजेनिक फोर्सेस जो है वो अर्थ के इंटीरियर से ही अपनी एनर्जी को, अपने स्ट्रेंथ को ड्राइव करते हैं या फिर वहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं, और उसी फोर्स को जो है वो अर्थ के सॉलिड क्रस्ट पर एक्ट करते हैं, जिसके तहत अर्थ के सॉलिड क्रस्ट में, यानी कि वो पार्ट जहां पर हम जीते हैं, उस पार्ट में लैंड फॉर्म होते हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, रिवर्स वगैरह फॉर्म होते हैं। इस तरीके के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन एक्सोजेनिक फोर्सेस जो है वो अर्थ के इंटीरियर पर डिपेंड नहीं होते, वो अर्थ के एक्सटीरियर में, यानी कि विद इन एटमॉस्फेयर अलग अलग तरीके के जो स्ट्रेंथ्स होते हैं वो वहां से डिराइव करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि विदरिंग है, या फिर टाइडल एनर्जी वगैरह है, या फिर मूविंग वाटर है, या फिर कई बार जो है हम देख सकते हैं कि रोटेशन रेवोल्यूशन की वजह से भी कई अलग अलग तरीके के एक्सटर्नल फोर्सेस जो है वो बनते हैं। तो इस तरीके के एक्सटर्नल फोर्सेस जो है इस सॉलिड क्रस्ट पर एक्ट करना और लैंड फॉर्म्स को बनाना या फिर घटाना, उसे हम एक्सोजेनिक फोर्सेस कहेंगे। और द ओरिजिनेट विद इन द अर्थ एटमॉस्फेयर और कॉल्ड एज एक्सोजेनिक फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस। अर्थ के एटमॉस्फेयर में होते हैं, इंटीरियर में नहीं होते। द एक्शन ऑफ एक्सोजेनिक फोर्सेस रिजल्ट्स इन वियरिंग डाउन एंड हेंस दे आर कंसीडर्ड एज लैंड वियरिंग फोर्सेस। अभी पिक्चर हमने देखा कि अच्छा खासा एक बड़ा सा माउंटेन पीस था, लेकिन वहां पर छोटे छोटे होल्स जो हैं वो आ चुके हैं, या फिर वो विदर हो रहा है, या फिर वेयर एंड टेयर उसमें हो रहा है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर, रनिंग विंड, ये सभी ऐसे कई रीजन है, रेनफॉल वगैरह। तो इस तरीके के एक्सोजेनिक फोर्सेस जो है उन्हें वियरिंग, लैंड वियरिंग फोर्सेस भी कहे जाते हैं, यानी कि वो लैंड को जो है वेयर एंड टेयर करते हैं, उन्हें डिप्रिशिएट करते हैं कहीं ना कहीं। एक्सोजेनिक फोर्सेस और डिन्यूडेशन, इन्हें डिन्यूडेशन भी कहा जाता है। द प्रोसेस विच अकर्स ऑन अर्थ सरफेस ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सोजेनिक फोर्सेस और कॉल्ड एज एक्सोजेनिक प्रोसेसेस और एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। ये सभी टर्म्स हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, जियोमॉर्फिक प्रोसेस के बारे में, एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक प्रोसेस के बारे में। विदरिंग, मास वेस्टिंग, एरोजन एंड डिपोजिशन और द मेन एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। विदरिंग यानी कि मुरझाए जाना, मास वेस्टिंग, कई बार सुनामीज वगैरह आते हैं तो इतने फोर्सफुली जो है वो एक्सटीरियर प्रेशर जो है वो एक्ट करते हैं, कई बार लैंड फॉर्म्स को जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से चेंज करते हैं। एरोजन, जैसे कि हमने देखा, यानी कि कटाव। डिपोजिशन, यानी कि वहां पर ऐड करना, घटना और ऐड होना। एरोजन एंड डिपोजिशन आर द मेन एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो ये सभी जो है एक्सोजेनिक फोर्सेस के अंदर हम इन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑल द एक्सोजेनिक प्रोसेसेस आर कवर्ड अंडर अ जनरल टर्म डिन्यूडेशन, व्हिच मींस स्ट्रिप ऑफ और अनकवर। जैसे कि अभी हमने देखा कि अच्छा खासा लैंडफॉर्म है, कंटिन्यूअस वहां पर विंड ब्लो हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि सॉइल जो है वो मूव होगा, या फिर कितना बड़ा चट्टान भी क्यों ना हो वो कहीं ना कहीं टूट जाएगा। लाखों, हजारों साल, लाखों साल जो है वो लग जाते हैं इस तरीके के चेंजेस आने में, लेकिन चेंज जो है जरूर आते हैं। वैलीज वगैरह जब हम बात करते हैं, सभी कहीं ना कहीं इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस दोनों से ही जो है वो रिजल्ट होते हैं, दोनों का ही प्रोसेस जो है योगदान देते हैं, तभी जो है इस तरीके के लैंडफॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इन्हें डिन्यूडेशन किस लिए कहा जाता है? क्योंकि ये स्ट्रिप ऑफ करते हैं, अनकवर करते हैं इन लैंडफॉर्म्स को। तो आइए इन सभी के बारे में इन डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहला वेदरिंग। वेदरिंग क्या है? देखिए, इट इज द एक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ओवर अर्थ मटेरियल, यानी कि वो जो मुरझाए जाते हैं वो किस लिए? जो अर्थ का वेदर है, जो अर्थ का क्लाइमेट है, वो कंटिन्यूअसली इन पर एक्ट कर रहा है, जैसे कि बारिश है, विंड है, फॉग है, स्नो है, ये सभी चीजें जो है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में है, और वो एक्सटर्नली कहीं ना कहीं दिनों रात जो है वो प्रेशर डाल रहे हैं, वो चेंज कर रहे हैं अर्थ के लैंडफॉर्म्स को। तो जाहिर सी बात है कि वेयर एंड टियर जो है वो जाहिर सी बात है होना है। तो वेदरिंग जो है वन ऑफ द मेन कॉजेस है, जिसकी वजह से हमें एक्सटर्नली या फिर एक्सोजेनिक जो है फोर्सेस की वजह से लैंडफॉर्म्स में चेंजेस देखने को मिलेंगे। इट कैन बी डिफाइंड एज मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स थ्रू द एक्शन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। जो नेचुरली हमें अलग अलग वेदर और क्लाइमेट फिनोमेना देखने को मिलते हैं, उनकी वजह से इन रॉक्स का डिपोजिशन होना, इसमें केमिकल चेंजेस वगैरह आना, रेनफॉल्स वगैरह भी कई बार जो है वो हानिकारक प्रूव होते हैं, एसिड रेन्स वगैरह कई बार लैंडफॉर्म्स में चेंज देखने को मिलता है। बेस्ट एग्जांपल जैसे कि
अभी मैंने कहा कि सुनामी या फिर फ्लैश फ्लड्स वगैरह होते हैं, ये सभी जो है कहीं ना कहीं लैंडफॉर्म्स को चेंज करते हैं। कई बार रिवर्स जो है अपने कोर्सेज भी चेंज करते हैं, तो मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन भी इन्हें कहा जाता है। When rocks undergo withering, some minerals are removed through chemical or physical leaching by groundwater and thereby concentration of remaining minerals increase। जाहिर सी बात है कि एक स्पेसिफिक लैंडफॉर्म है या फिर माउंटेन है या फिर कहीं ना कहीं मिनरल का जो है हमें एक माउंटेन देखने को मिलेगा, तो कंटिन्यूसली अगर वहाँ से रनिंग वाटर गुजर रहा है या फिर वहाँ पर कंटिन्यूस विंड हमें देखने को मिल रही है, तो ये कहीं ना कहीं वेयर एंड टेयर होगा। तो यहाँ पर जितने भी मिनरल्स हैं उस माउंटेन में या फिर वहाँ पर जो भी लैंडफॉर्म है, तो वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह पर डिपॉजिट होंगे या फिर उनका कॉन्सेंट्रेशन कहीं दूसरे तरीके से यहाँ पर आकर जो है कॉन्सेंट्रेट होगा। तो वहाँ पर मिनरल्स का तादाद जो है डिपोजिशन वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो है एक प्रोलॉन्ग्ड प्रोसेस है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्सोजेनिक फोर्स है वो है मास मूवमेंट। जैसे कि दीज मूवमेंट्स ट्रांसफर द मास ऑफ रॉक डेब्रिज डाउन द स्लोप अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। कई बार हम देखते हैं कि लैंड स्लाइड्स वगैरह भी होते हैं, तो ये जो है मास मूवमेंट्स के अंदर हम इन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं। मास मूवमेंट्स आर वेरी एक्टिव ओवर विदर्ड स्लोप्स रादर देन अनविदर्ड स्लोप्स। तो ये लैंडस्लाइड्स आते कहाँ पर हैं? जहाँ पर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ हो वहीं पर हमें लैंडस्लाइड्स, माउंटेन स्लाइड्स वगैरह देखने को मिलते हैं। अनविदर्ड रीजन यहाँ पर जाने के वहाँ पर ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है, ह्यूमन इंटरवेंशन अगर वहाँ पर नहीं है, नेचुरली वहाँ पर सब कुछ सही है, तो इस तरीके के मास मूवमेंट्स, फ्लैश फ्लड्स या फिर माउंटेन स्लोप्स या फिर लैंडस्लाइड्स हमें वहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। Usual geographic agents like running water, glaciers, wind waves etc. do not have much role to play in mass movements and it is the gravity which is the main driving force। Best example लैंडस्लाइड ही है। जाहिर सी बात है कि आपको ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पर वाटर हो, ग्लेशियर हो, विंड के वेव्स वगैरह हो। कई बार जो है थोड़ा सा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो या फिर थोड़ा सा उस माउंटेनियस रीजन में किसी भी तरीके का विदरिंग हो, तो जो नीचे ग्रेविटी है वो अपने आप से इस मास मूवमेंट को जो है रिजल्ट करती है। मास मूवमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू स्लो मूवमेंट्स एंड रैपिड मूवमेंट्स। इनमें भी जो है हमें अगेन दो किस्म के प्रकार या फिर दो प्रकार के देखने को मिलेंगे। एक वो जो स्लोली होते हैं और दूसरे वो जो रैपिडली होते हैं। कई बार लैंडस्लाइड ना भी हो तो कई बार सॉइल जो है वो रन ऑफ होता है माउंटेन रीजन से, तो इसे स्लो मूवमेंट भी आप कह सकते हैं। और एक ही दम से पूरा लैंडस्लाइड अगर हो जाए तो उसे रैपिड मूवमेंट भी कह सकते हैं। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एक्सोजेनिक फोर्सेस जो है वो है एरोजन, यानी कि घटाव। आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं कि यहाँ पर माउंटेन्स जो है वो एक ज़माने में बहुत अच्छी तरीके से होते हैं, लेकिन कंटिन्यूस वाटर फ्लो की वजह से या फिर कंटिन्यूस विंड्स की वजह से यहाँ पर वो एरोड हो चुके हैं, यानी कि यहाँ पर उनका कटाव हुआ है। यानी कि कई हज़ारों लाखों साल हुए हैं इस तरीके के लैंडफॉर्म्स को जो है बनने में। या फिर यहाँ पर पूरा जो है एक माउंटेन रीजन हुआ करता था या फिर कंटिन्यूस विंड या फिर वाटर की मूवमेंट की वजह से आप यहाँ पर देख सकते हैं एरोजन यहाँ पर हुआ है। सॉइल का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हुआ है। Erosion is the acquisition and transportation of rock debris by geomorphic agents like running water, wind, waves, etc. अभी जैसे कि मैंने कहा कि रनिंग वाटर्स हो सकता है, विंड्स, वेव्स वगैरह की वजह से भी इस तरीके के लैंडफॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि यहाँ पर तादाद जो है वो लैंडफॉर्म की चेंज हुई है, कम की गई है, लेकिन डिपोजिशन जो है वो इसी लैंडफॉर्म को घटाकर डिपोजिशन यानी कि दूसरी जगह उन्हें डिपॉजिट करता है, बढ़ाता है। यानी कि एरोजन का इक्वली ऑपोजिट है डिपोजिशन। डिपोजिशन इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एरोजन। अभी हमने देखा कि यहाँ से गुजरते हुए वेव्स या फिर विंड्स या फिर वाटर्स जो है लैंड डेब्रिस, रॉक डेब्रिस को यहाँ से लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन कहाँ पर जाते हैं? इस तरीके के एक रीजन में जाकर वहाँ पर उन्हें डिपॉजिट करते हैं। आप यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा प्लेन है लेकिन यहाँ पर माउंटेनियस रीजन हमें या फिर सैंड ड्यून्स देखने को मिलेंगे। ये सभी जो है डिपॉजिटेड सैंड है, यानी कि वहाँ पर नेचुरली नहीं है, ये विंड वाटर की वजह से यहाँ पर ट्रांसफर हुए हैं। तो एरोजन की वजह से डिपॉजिशन होता है और डिपॉजिशन जहाँ पर है वहीं पर हमें एरोजन देखने को मिलेगा। The erosional agents lose their velocity and energy on gentle slopes and materials carried by them start to settle themselves। जहाँ पर उन्हें फ्री मूवमेंट मिल रहा है जाने के लिए, वहाँ पर फ्लैश वाटर्स है या फिर रनिंग वाटर्स है, विंड्स है, वो इजीली इस सॉइल को या फिर रॉक डेब्रिस को कैरी करते हैं। लेकिन इस तरीके का ऑब्स्टेकल जहाँ पर आता है वहाँ पर आकर स्लोली उनकी वेलोसिटी कम हो जाती है और वो जितना भी रॉक डेब्रिस या फिर जो सॉइल वहाँ से कैरी किया गया है वो सभी आकर यहाँ पर डिपॉजिट होता है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।